आज जो मैं इसका पढ़ाना चाह रहा हूँ वो क्या है? देखें, ये हमारे पास कल या परसों भी हमने ये पढ़ा था। ये वोल्टेज का ग्राफ हमने कहा था जी, और ये वाला ग्राफ किसका है? ये करंट का ग्राफ है। ऐसे ही है, ये मैंने सही बनाया? मुझे जरा गाइड कर दें। यहाँ पर करंट का फेज है 0 और वोल्टेज का फेज उस वक्त क्या होता है? 90 डिग्री। अभी मैं भला क्या करता हूँ, मैं ये करंट वाला जो है इसको मैं सिर्फ बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूँ। ठीक हो गया जी। देखो मेरा सोना, इसके 4 क्वार्टर हैं। वो 4 क्वार्टर कौन से हैं? गौर कीजिएगा। मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ इसको, किस कलर से रिप्रेजेंट करूँ? चलो ये किस कलर से रिप्रेजेंट, ये 4 क्वार्टर है। ये देखो, मसलन आप ग्रीन कलर के ग्राफ पे फोकस करें। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये इसका चौथा। ये ग्रीन कलर के लिहाज से ये 4 इसके मैंने फैक्टर बनाए। अब ये जो करंट वाला ग्राफ है, इसको इस लास्ट हिस्से को अगर आप फोकस करें, इसको इग्नोर कर दें, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला देखो ना, ये वाला हिस्सा उठा के मैंने इधर बना दिया डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो ये इसके भी 4 पार्ट मौजूद हैं, इसके भी 4 पार्ट मौजूद हैं करंट के भी। ठीक है, ये इनका फर्स्ट क्वार्टर समझ लें, ये इनका सेकंड क्वार्टर हो गया, ये इनका थर्ड हो गया और ये इनका फोर्थ क्वार्टर हो गया, चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा। सही। अब फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास वोल्टेज भी पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है। सही, वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो इससे पावर क्या होगी? तो यहाँ पर मैं पावर विद रेस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ, ये वोल्टेज इनटू टाइम या करंट इनटू टाइम के इकट्ठा ग्राफ बनाया, पावर या पावर और टाइम के ग्राफ भी हम बना सकते हैं। देखें, एक फार्मूला है पावर का बेसिक, P इज इक्वल टू VI। इसमें अगर वोल्टेज पॉजिटिव हो, करंट भी पॉजिटिव हो, तो पावर होगी पॉजिटिव, या वोल्टेज नेगेटिव हो, करंट भी नेगेटिव हो, तब भी हमारे पास पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, पावर विल बी पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? पावर पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि हमारे पास अगर ये इंडक्टर है, वायर है, इसे मैंने AC सोर्स से लगा दिया है और इसको हम करंट दे रहे हैं। करंट फर्ज कर लो ये वाला करंट है जो 0 से ऐसे बढ़ रहा है। तो जब कॉइल में करंट बढ़ रहा होता है
तो इसमें करंट बढ़ने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही होती है वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होती चली जाती है। ठीक है, वो जीरो से मैक्सिमम हो रही होगी। मैक्सिमम करंट जब हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम हो रही होगी। जब मैक्सिमम हो रही होती है, करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, करंट मैक्सिमम, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास, तो मैं ये कह रहा था कि अगर वोल्टेज पॉजिटिव हो, करंट पॉजिटिव हो, या वोल्टेज नेगेटिव हो, करंट नेगेटिव हो, तो दोनों का प्रोडक्ट पावर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पावर पॉजिटिव आने का क्या मतलब है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये देखें, इसमें करंट जीरो से हमारे पास मैक्सिमम हो रहा है। अगर करंट ऐसे है कि करंट इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। जैसे किसी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही हो तो हम कहते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर कहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड में इजाफा हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ रही है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है एनर्जी यहाँ पर भी इसके अंदर भी स्टोर होती है इन द इंडक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक होगी बात? तो जब हमारे पास पावर पॉजिटिव हो, इसका मतलब है तो ये जो सोर्स है इससे इंडक्टर को एनर्जी मिल रही है, इसको पावर ट्रांसफर हो रही है सोर्स से इंडक्टर को, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पावर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हो ये होगा कि एनर्जी और पावर इज डिलीवर्ड टू इंडक्टर फ्रॉम सोर्स। ठीक है, और अगर हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव हो, करंट नेगेटिव हो, या वोल्टेज नेगेटिव हो जाए, करंट पॉजिटिव हो जाए, तो फिर पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। मसलन वो कब होगा? मसलन वोल्टेज पॉजिटिव, करंट हमारे पास क्या है, वोल्टेज नेगेटिव और करंट हमारे पास ऐसे है लेकिन डिक्रीज हो रहा होगा उस वक्त। जब ये हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव हो, करंट पॉजिटिव होगा और पावर नेगेटिव है, उस वक्त हमेशा ऐसी सूरत हाल होगी कि हमारे पास करंट डिक्रीज हो रहा होगा। यानी पावर नेगेटिव हमेशा उसी वक्त होगी जब हमारे पास करंट डिक्रीज हो रहा होगा। आप बताओ, जब इसमें करंट डिक्रीज हो रहा होगा इंडक्टर में, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रही होगी और इसकी वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी फ्रॉम द सोर्स वो भी कम हो रही होगी। तो वो सोर्स से हमारे पास वो कम हो रही है तो वो जा किधर रही है? वो वापस सोर्स को मिल रही होती है। यानी वो वापस इंडक्टर से जो एनर्जी स्टोर है वो वापस किसको मिल रही होती है? सोर्स को मिल रही होती है। कोई हीट वगैरह पैदा नहीं हो रही होती। हीट कब पैदा होती है? जब इलेक्ट्रॉन एटम से टकराए। यहाँ पर तो हमारे पास करंट जो कंट्रोल हो रहा है, करंट जो अपोज हो रहा है, वो अब कोलिजन की वजह से नहीं है कि जिसकी वजह से हीट पैदा होनी है, बल्कि वो हमारे पास बैक ईएमएफ की वजह से है। तो ये करंट को कंट्रोल भी कर रहा होगा और पावर जो होगी यहाँ पर वो डिसिपेट नहीं होगी बल्कि वो वापस किसको मिलती है? दैट इज रिटर्न टू द सोर्स। और वो कब होता है? व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग। उससे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। आपने इतनी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? ये याद रखना है कि हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो ये सूत्र ध्यान है, अगर पावर नेगेटिव है देन क्या होगा? एनर्जी और पावर इज रिटर्न्ड बैक टू सोर्स फ्रॉम इंडक्टर। तो इंडक्टर से एनर्जी वापस हमारे पास किसको मिल रही होती है? दैट इज गिवन बैक टू द सोर्स। ठीक है, लेकिन कोई भी डिसिपेट नहीं होगी, कोई भी रिलीज नहीं होगी। अब तवज्जो चाहिए मेरा सोना साहब की। देखो, वोल्टेज पॉजिटिव है फर्स्ट क्वार्टर में, करंट हमारे पास नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी तो करंट ऐसे पास हो रहा होगा ना, ऐसे इधर वोल्टेज भी ऐसे होगा। ठीक है, जिसमें वोल्टेज भी नेगेटिव होगा, करंट भी नेगेटिव होगा, पावर पॉजिटिव आ रही होगी तो उसमें एनर्जी गेन की होगी। अब इसने क्या किया है कि वो जो एनर्जी इसने गेन की हुई थी उसको ये हमारे पास रिलीज कर है। इसी वजह से ये ग्राफ बनाने की बजाय मैं पहले
पॉजिटिव वाला बनाता हूँ, लेकिन अभी आपकी बुक को मैं जरा फॉलो कर रहा हूँ, तो तब भी हमारे पास, मैं पहले इसी को ही डिस्कस करूँ। तो अभी आपने याद भी ऐसे ही करना है कि वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो अब ये क्या करेगा, इसकी पावर आ जाएगी नेगेटिव। पावर नेगेटिव साइड पर होने का मतलब क्या है कि पावर जो है वो पहले ऑलरेडी इसमें कहीं ना कहीं तो स्टोर थी, यानी ये नहीं एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इससे पहले ऑलरेडी मौजूद है, हमने ग्राफ यहाँ से बनाना शुरू किया। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन में इमेजिन कर ली। ठीक है, तो इस केस में पावर नेगेटिव है। अब जरा देखो इस पॉइंट पर वोल्टेज जीरो है, करंट है, जिसका मतलब है यहाँ पर पावर जीरो होगी। मैं कलर को और चुन देता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, करंट जीरो नहीं है, जिसका मतलब है पावर तो जीरो होगी। इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पे करंट जीरो है, वोल्टेज जीरो नहीं है, लेकिन पावर P इक्वल टू वी आई, करंट जीरो होगा तो पावर भी जीरो होगी। लेकिन दरमियान में कुछ वोल्टेज भी है, कुछ करंट भी है। इसको अगर हम प्रॉपर वैल्यू ड्रॉ करें तो हमारे पास ये ऐसे बनता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाए। नेक्स्ट क्वार्टर में वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट पिंक कलर ये भी पॉजिटिव है, तो पावर भी क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया मेरा सुना। तो जब हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी तो इसका क्या मतलब है, ये जरा देखो, करंट जीरो, वोल्टेज जीरो नहीं है, इसको मतलब इस जगह पर तो पावर जीरो है। इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, वोल्टेज जीरो है, करंट जीरो नहीं है, तो हमारे पास पावर जीरो होगी। अब दरमियान में क्या होगा, वो ऐसे होगा, पावर पॉजिटिव है ना, तो ये ऐसे आ। ठीक है, प्रॉपर ग्राफ बनाए, मेरी तरह का बना देते हैं। मैं थोड़ी सी दोबारा कोशिश कर लेता हूँ। ये ऐसे, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर में आ जाए। थर्ड क्वार्टर में वोल्टेज नेगेटिव, ये वाली सूरत हाल आ जाएगी, देखना। करंट पॉजिटिव तो पावर नेगेटिव होगी। इस पॉइंट पर हमारे पास करंट जीरो है, इस पॉइंट पर इधर नीचे भी पावर कितनी होगी, जीरो होगी। P इक्वल टू वी आई, आई जीरो, तो हमारे पास पावर जीरो। लेकिन पावर नेगेटिव आएगी, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव, तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा। पावर का सेकंड साइकिल बन गया, सेकंड साइकिल स्टार्ट हो चुका है, उसका हाफ साइकिल। फोर्थ क्वार्टर में यहां तक क्या है, जरा बोलो। करंट फोर्थ क्वार्टर में करंट क्या है, नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो करंट क्या हो जाएगा, सॉरी पावर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी आई, वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, पावर पॉजिटिव, तो हमारे पास इट विल बी ऑन दिस साइड। ठीक है, यहां पर पावर गेन हुई है, दिस रिप्रेजेंट्स पावर गेन, दिस रिप्रेजेंट्स पावर गेन बाय इंडक्टर, दिस रिप्रेजेंट्स पावर रिटर्न। यहां पर फिर क्या है, पावर गेन है, और यहां पर क्या है, ये पावर रिटर्न टू सोर्स है। ठीक है, यहां पर पावर गेन बाय द इंडक्टर, और यहां पर पावर रिटर्न टू द सोर्स फ्रॉम द इंडक्टर। हाँ जी, यहां पर इसका एक साइकिल, जितनी देर में वोल्टेज और करंट का एक एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है, पावर के दो साइकिल मुकम्मल हो रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, इसकी फ्रीक्वेंसी 2f है। इन दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी ff है, तो पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम के ग्राफ की फ्रीक्वेंसी 2f होती है। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए बात याद रखनी है जी। लड़कों और लड़कियों कोई सवाल है तो बोलो, मेरे साथ बात करो। अभी यहाँ तक जो बात है, कोई मेरे से पूछनी है बात, तो लाजमी पूछो, फिर मैं अगले इसकी मैथमेटिक्स की तरफ जाऊँ। कासिम, आबिद, अहमद, अलिशबा, उसामा, मोईस किधर गया? सवाल है, इतना तो बोल दो कि नहीं है, अगर है तो पूछो यार। अगर आप ये कहें कि समझ नहीं आया यहाँ से, तो वो भी बता दो, मैं वहां से स्टार्ट कर दूँ। कासिम, सुन रहे हो मुझे? यस सर। हाँ, आपकी आवाज नहीं आई।
उसामा आपका कोई सवाल है? मेरा तो हलक खुश्क हो गया यार। हो सर, समझ आ गया सर, ठीक क्लियर होगा। है समझ। पुष्पा और अहमद आप ही बोल दो भाई। सर आ गई है समझ, आ गई समझ सर। ठीक हो गया, शुक्र है, शुक्र है। आबिद को भी आ गई होगी समझ। जी सर। चले, अब मैं मैथमेटिकली एवरेज पावर कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसके लिए हमें एवरेज वोल्टेज चाहिए और एवरेज करंट चाहिए। अव्वल तो आपको पता है कि एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट जीरो होते हैं, तो पावर जीरो होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आपकी बुक वाली मैथ करना चाहें वो हम कर देते हैं। वोल्टेज किसके बराबर है? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट जो है ये क्या है? आई एम साइन ऑफ, सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती नहीं कर दी, बोलो क्या गलती, कोई मेरी तस्दीक कर दे। वोल्टेज की इक्वेशन मैंने क्या लिखनी थी? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 लिखना था, वोल्टेज लीड करता है। या क्या लिखना है? वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, और करंट जो है ये क्या है? आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर जो एवरेज पावर है वो क्या हो जाएगी? ये मैक्सिमम वोल्टेज और करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई एम, ये तो फिक्स होते हैं, इनको मैंने एवरेज से बाहर निकाल लिया। तो हमें कॉस की एवरेज वैल्यू लिखनी है, कॉस ऑफ ओमेगा टी की। और साइन ऑफ ओमेगा टी की मैंने एवरेज वैल्यू लिखी है। और ये आपको पता है, हाँ भाई, कॉस और साइन की एवरेज वैल्यू पता है ना सबको? बोल दो जीरो यार। होती है सर। कितनी होती है? जीरो। जीरो, बिल्कुल सही कहा। वजह पता होगी सबको ही कि अगर हमारे पास ये साइन का ग्राफ ऐसा होता है तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, ये याद रखना। इसी तरीके से कॉस का एवरेज ग्राफ जो है वो हमारे पास ऐसे है कि पीक वैल्यू पहले होती है, और इसमें भी ऐसे ये थोड़ा सा उल्टा बन गया, चलो ठीक है। तो इसमें भी ये देखो आप, नीचे नेगेटिव लूप है, इधर आधा पॉजिटिव लूप है, उधर फिर पॉजिटिव लूप आधा आधा, ठीक है, और ये पूरा नेगेटिव। तो ये भी हमारे पास एवरेज क्या आ जाती है? इसकी भी, कॉस की भी जीरो आ जाती है, ठीक है। तो इन दोनों की एवरेज वैल्यू हमारे पास होती है जीरो। तो वी एम आई एम, कॉस की एवरेज वैल्यू, साइन की एवरेज वैल्यू जीरो, तो एवरेज पावर इज जीरो। एवरेज पावर जीरो होने का क्या मतलब है कि इंडक्टर में जो हमारे पास जब करंट पास हो रहा होता है तो वो जितनी पावर गेन करता है इंडक्टर सोर्स से, करंट बढ़ने के दौरान मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ती है और वो पावर गेन करता है, उतनी पावर जब करंट डिक्रीज होता है मैग्नेटिक फील्ड उसमें कम हो जाती है, वो एनर्जी वापस वो सिस्टम को रिटर्न कर देता है। कोई पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट नहीं होती। अगर पावर डिसिपेशन हो रही होती तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये जो ग्राफ आया है हमारे पास, ये जो ग्राफ आया हमारे पास, इसमें सारी ऐसे अगर फुल पावर डिसिपेशन तो सारे ये हमारे पास ग्राफ पॉजिटिव साइड पर होगा, ठीक है। या हमारे पास ऐसे हो जाता कि जितना मसला ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा हो जाता और नेगेटिव हमारे पास कम होता, तो फिर भी हमारे पास नेट पावर डिसिपेशन हो रही होती, पावर लॉस हो रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जितनी पावर गेन है उतनी पावर डिसिपेशन। मेरी तरह यहाँ पर नहीं कर देना, आप लोगों के अंदर तो छोटा बड़ा बनाया, आपको समझ आनी चाहिए, आपने खुद बनाना है। जितना पॉजिटिव आ सकेगी उतनी नेगेटिव आ सकेगी जी। तो अब आप लोग क्या कहेंगे? देयर इज नो पावर डिसिपेशन across an ideal इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर जो है उसके अक्रॉस किसी किस्म की पावर डिसिपेशन नहीं होती, यानी नो हीट इज प्रोड्यूस, नो हीट और साउंड, ऐसी एनर्जी जो सिस्टम से रिलीज हो जाए इज प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को क्या बताऊं, ये बताता हूँ। फॉर प्योर इंडक्टर, जो प्योर इंडक्टर है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो करंट को अपोज करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी रिएक्टेंस की वजह से,
रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के एटमों के साथ कोलिजन की वजह से होती है। जो प्योर इंडक्टर होता है, प्योर इंडक्टर, उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, रेजिस्टेंस जीरो होती है। हाँ, रिएक्टेंस वो ऑफर करता है, रिएक्टेंस करंट को बैक ईएमएफ पैदा करके वो अपोज करता है। फॉर प्योर इंडक्टर हमारे पास क्या होता है, या प्योर इंडक्टर does not oppose डीसी, डायरेक्ट करंट को ये अपोज नहीं करता। क्यों? क्योंकि कॉइल जो होती है, जब उसमें डायरेक्ट करंट पास करता है, जब उसमें डायरेक्ट करंट पास करता है, जब उसमें डायरेक्ट करंट पास करता है, डायरेक्ट करंट पास करता है, तो फिर डायरेक्ट करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगी, ईएमएफ नहीं होगी तो फिर रिएक्टेंस भी नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो प्योर इंडक्टर डज नॉट अपोज डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं चोक। वैसे चोक का मतलब पता है ना, गला दौड़ना, चोकिंग हो रही है। ठीक है, चोक कॉइल, जब मैंने पहली दफा पढ़ाया होगा लाजमी आप लोगों को बताया होगा। क्या बताया होगा? ये बताया होगा कि इधर अकेडमी में नहीं लगी, आप जिस रूम में मैं बैठूंगा तो आप लोगों को दिखा देता। वो आपने बचपन में वो देखा होगा कि वैसे जानकर नकली सेवर होते हैं, ये पीछे फट्टी सी लगी होती है, वो ट्यूब लाइट होती थी ना वाइट कलर वाली लंबी सी, उसकी वो जो वाइट कलर की पीछे पट्टी सी लगी होती थी, उसके सेंटर में हमारे पास मोटी सी यहाँ पर ऐसे पट्टी सी होती थी उसके सेंटर में। अगर इसको कभी उखाड़ के आप लोगों ने देखा होता तो ये जो हमारे पास है वाइट कलर वाली, ये चोक कॉइल थी। ठीक है, और इसके अंदर अगर आपने कभी इसे उखाड़ा हो, मोटी सी पतली की बनी होती थी ताकि बार वाली वायर्स की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से वो जरा महफूज रहे। वो जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है शील्डिंग इफेक्ट, उसके लिहाज से इसलिए मेटल के बॉक्स में से बन किया होता। तो वो जो हमारे पास थिक, ये क्या होती है, मोटी सी ऐसे थिन वायर्स नहीं बनी होती थी, ये थिन वायर की नहीं बनी होती थी, बल्कि क्या होते थे, ऐसे मोटी सी वायर की ऐसे कॉइल बनी होती थी, यानी इसको मोटी सी वायर को ऐसे लपेटा होता। ठीक है, ये मोटी सी वायर के बने होते हैं, तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये जो चोक कॉइल होती है, ये किस चीज की बनाई होती है, थिक कॉपर वायर की। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होती है। रेजिस्टेंस हमने अप्रॉक्सीमेटली 0 रखनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमें पता है कि रेजिस्टेंस काजेज बिकॉज रेजिस्टेंस काजेज पावर डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट मोस्टली। और बाद की तो वो कॉइल में मट्टी धूल पड़ के फिर वो हीट के साथ क्या पैदा करती है, वो वाइब्रेशन की करती है, साउंड पैदा करती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट मोस्टली एक्स्ट्रा। तो ये थिक कॉपर वायर की चोक कॉइल बनी होती थी। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस न होने के बराबर थी। ठीक है, और दूसरी क्या बात थी, वो ये थी कि रेजिस्टेंस नहीं थी, बट इट अपोजेस करंट। कौन सा?
अल्टरनेटिंग करंट बाय रिएक्टेंस, अपनी रिएक्टेंस की वजह से ये अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। डीसी को तो ये रोक ही नहीं सकता ना, डीसी को तो ये रोक ही नहीं सकता, ठीक है, यानी कॉइल जो है, लेकिन ये इंडक्टर जो है वो अपनी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जब करंट गुजरे तो वो सिर्फ रिएक्टेंस की वजह से अपोज हो, रेजिस्टेंस की वजह से ना हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत थोड़ी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत पावर डिसिपेशन भी होती है, थोड़ी बहुत पावर डिसिपेशन भी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होती है, लेकिन रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो बहुत कम, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। तो हम क्या कहेंगे अब कि चोक इज अ कॉइल, choke coil is a cylindrical coil with minimum which controls the current with minimum एनर्जी लॉस, ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो थोड़ी बहुत इसकी रेजिस्टेंस की वजह से, करंट को ये मेनली किसकी वजह से कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंस। लेकिन अब आपने याद रखना है कि जो भी हमारे पास एक कॉइल है, जो भी हमारे पास एक कॉइल होगी, रियल कॉइल, तो रियल कॉइल इज इक्वल टू कॉइल प्लस रेजिस्टेंस, कॉइल प्लस रेजिस्टेंस के बराबर है, और वो किस कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज। तो ये एक्सएल होगा, ये रेजिस्टेंस होगी, और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में लिए जाएंगे, सीरीज में। यानी जो चोक कॉइल है, जो रियल कॉइल है, उसमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी होगी, तो उसके लिए अब आपने रखना है कि वो दो तरीके से करंट को अपोज करेंगे, एक रेजिस्टेंस की वजह से, दूसरा रिएक्टेंस की वजह से, और ये दोनों आपस में कैसे लिए जाते हैं, सीरीज में, बेशक रेजिस्टेंस बहुत कम हो। हाँ भाई, मेरा सोना समझ आ गई सबको? पूछो यार, किसी का सवाल है, नहीं तो फिर छुट्टी करते हैं। एनी क्वेश्चन? बोलो। कासिम, आबिद, हाफिज, आ गई समझ सर। लिशबा, एमन, सर समझ आ गई। चले हम कल इंशाल्लाह एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।